एक बार स्वागत है आपका खास बात में। साधना प्लस पे इस बार ऐसे गेस्ट हमारे साथ में मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना विशेष योगदान रखते हैं, जो किसी नाम के लिए मोहताज नहीं। उनके नाम से लोग जाने जाते हैं। अगर वोट बैंक की बात करें तो वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, उनका एक अपना स्थान है। जी, हम बात कर रहे हैं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और श्रम एवं सेवा योजन विभाग उनके पास है। जिस तरह से उन्होंने काम किया है, आज उनके जीवन पे पहले प्रकाश डालेंगे, उनके वो अनछुए पहलुओं पर नजर डालेंगे जो जनता, जो व्यूअर्स हमारे हैं, जो देश की जनता, प्रदेश की जनता जानना चाहते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहां तक कैसे पहुंचे। सीधे सबसे पहले स्वागत करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का खास बात पे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, शुरुआत करते हैं आपकी बात से। राजनीति की ओर आने का मन आपने जिस तरह से बनाया है, शुरुआती दौर की बात करें, संघर्ष की कहानी आपकी जुबानी कैसे बताएंगे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैसे राजनीति की ओर रुख हुआ आपका? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की और उसके ठीक बाद विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में मैं तेजी के साथ आगे बढ़ा। हाई कोर्ट की वकालत भी शुरू किया और दोनों काम एक साथ चले। लेकिन लगातार सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्तता बढ़ते जाने के चलते जो वकालत मैंने 1980 में शुरू किया था, 1991 में मुझको हाई कोर्ट की वकालत बंद करनी पड़ी, क्योंकि पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यों में मैं हमेशा सक्रिय रहा। 1981 में युवा लोकदल के प्रदेश महासचिव के रूप में मैंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। 1986 में श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लोकदल का मैं प्रदेश का महासचिव रहा। 89 में श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नेतृत्व में प्रदेश में जब लोकदल का गठन हुआ तो उसमें मैं प्रदेश का मुख्य महासचिव रहा। 91 में लोकदल का जनता दल में विलय के बाद मैं जनता दल का प्रदेश महासचिव रहा और समाजवादी पार्टी से जनता दल तालमेल करके लोकसभा चुनाव लड़ने की जब बात की तो मैंने इसका पुरजोर विरोध किया और नतीजा हुआ कि मैंने सशर्त इस्तीफा भी दिया दिसंबर 1995 में। और वो श्री मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी पर मेरा इतना तीखा हमला था जो तत्कालीन सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से मुख्य हेडिंग बनी। मुख्य पेज पर सारी की सारी समाचारें आई। किसी न किसी ने तो पूरा पेज मेरे ही खबर से पूरा पाट रखा था। नतीजा हुआ कि सुश्री मायावती जी ने इन समाचार पत्रों को पढ़ करके मेरी खोज कराई और उसी खोज के क्रम में मेरी सुश्री मायावती जी से वार्ता हुई। 2 जनवरी 1996 को मैं बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित हुआ। रविंद्रालय हाल में घोषणा के वक्त ही तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी सुश्री मायावती ने मुझे प्रदेश का महासचिव बनाया और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव, फिर प्रदेश का अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय महासचिव, फिर आज 6वीं बार लगभग कैबिनेट मंत्री, 3 बार नेता विरोधी दल आदि सभी पदों पर रहते हुए यहाँ तक पहुँचा। और जब बसपा लीग से हट गई, बाबा साहब के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से हट गई, लोकतंत्र का मजाक बना दिया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी कुल मिलाकर के बड़े बड़े थलीशाहों की पार्टी बन गई और यहाँ तक कि टिकट भी बेचने की घिनौनी हरकतें होने लगी। तो मैंने बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहा और मैंने देखा कि आज देश में मुद्दों की राजनीति कौन कर रहा है, मूल्यों की राजनीति कौन कर रहा है, मूल्य आधारित राजनीति कौन कर रहा है, तो उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आया।
जो उस समय देश की आज़ादी के बाद अब तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री रहे हैं। और उनको मैंने देखा कि दलितों और पिछड़ों के मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है, स्वाभाविक रूप से मेरे लिए एक उचित प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी बनेगी। और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। 5-6 लाख लोगों की भीड़ की रैली रमाबाई अम्बेडकर मैदान में कराया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की मौजूदगी में मैंने सार्वजनिक घोषणा की और तब से भारतीय जनता पार्टी की पारी की शुरुआत हुई। आज मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में मैं कैबिनेट मंत्री हूँ। श्रम सेवाजन विभाग मुझे मंत्रालय के रूप में सौंपा गया है, जो मेरे चरित्र, कार्य और विचार से मेल जोल खाता है। एक और चीज देखने को मिलती है मौर्य जी, जिस तरह से आपने बताया राजनीतिक सफर, तो 96 की बात की अगर लगभग 2 दशक हो चुके हैं, उसमें अगर बात की जाए तो 96 के बाद में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। जिस तरह से लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी की ओर देख रहे थे, जो आपके वोटर थे, जो आपके चाहने वाले थे, उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष के पद पे, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर, नेता विरोधी दल के पद पर आपने एक नया आयाम दिया बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी में शायद फायर ब्रांड नेताओं में अगर देखा जाए और पार्टी स्तर पर देखा जाए, दूसरे नंबर पर आपकी श्रेणी में आते थे आप। लेकिन जब से आपका मोह भंग हुआ, यानी 2016 की बात करें, 2 जून 2016, उस दिन आपने जो अपना राजनीतिक सफर था वहां से उनको अलविदा कह दिया। साफ तौर पर उस समय देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उनकी तरफ से आपको हाथ बढ़ाया गया, लेकिन वो हाथ आपने नहीं छोड़ा। और जो उनके कद्दावर नेता थे वो भी चाहते थे, हर पार्टी चाहती थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आ जाए और हम उनके हो जाए, वो हमारे हो जाए। तो उस समय आपने वो, जबकि सत्ता थी, सरकार थी, क्यों नहीं चुना समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपने क्यों चुना? यानी नीले कलर को छोड़ के भगवा ज्वाइन करने में बड़ी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि इतना पुराना प्रेम था पार्टी में, आपने बहुत मेहनत की थी, दूसरे नंबर के नेता थे आप, बहुत बड़ा कैडर था। अगर मायावती जी के बाद में देखा जाए तो सीधे तौर पर आपका ही नाम आता था, क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दों और विचारों की राजनीति करने वाले व्यक्ति को पार्टियां बहुत मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि कौन सी पार्टी विचारों और मुद्दों पर चल रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन से हट गई, मनोहर कांशीराम के विचारों की धज्जियां उड़ा दी, लोकतंत्र को बेचना का पाप किया, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने भी समाजवादी मूल्यों की हत्या करके कहीं ना कहीं गुंडे, माफिया, अपराधियों का जखीरा खड़ा कर दिया था। और यहाँ तक कि 5 साल समाजवादी पार्टी सरकार में जिस तरीके से अपराधियों का नंगानाच हुआ, सरकार नियंत्रण करने में कहीं न कहीं पूरी तरह से असफल रही। चाहे ये कह लिया जाए असफल रही, या ये कह लिया जाए कि अपराधियों को शरण देती रही, और जिसके चलते मैं समाजवादी पार्टी में जाना उचित नहीं समझा। और दूसरी चीज़, उस समय समाजवादी पार्टी सरकार थी, अगर सत्ता में जाता तो कहीं ना कहीं लोग ये आरोप लगाते कि सत्ता के लालच में समाजवादी पार्टी में गए। मैं उस समय ऐसी राजनीतिक पार्टी में गया जो उत्तर प्रदेश में तीसरे पायदान पर खड़ी थी। जिस दिन मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ा, बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर थी, दूसरे पर समाजवादी पार्टी थी, तीसरे पर भारतीय जनता पार्टी थी। तीसरे पायदान पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी में मात्र इसलिए मैं गया कि यहाँ पर मूल्यों की राजनीति हो रही है, मुद्दों की राजनीति हो रही है, जनहित से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए श्री मोदी जी कटिबद्ध हैं, और यदि उनके नेतृत्व में काम किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से मैं दलितों, पिछड़ों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को बेहतर रास्ता दिला सकूंगा, उनके कल्याण के लिए बेहतर काम कर सकूंगा, और साथ ही साथ दलितों और पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा कर सकूंगा। और यही कारण है कि बसपा छोड़ने के बाद मैं सीधे बिना दाएं बाएं किए मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। एक और चीज देखने को मिलती है, जब भी आपका नाम आता है, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य का जब भी नाम आता है, तब सीधे तौर पे बसपा में बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान की थी आपने। वो 2 दशक
बहुत यानी संघर्ष में आप रहे, पार्टी को इस लेवल तक लाना, अर्श से फर्श तक लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो क्या वो जो प्रेम था, नीले रंग का प्रेम था, बाबा जी का प्रेम था, तो क्या लगता है कि वो जो प्रेम था कब भंग, मोह कब भंग हो गया? लगातार जब लोग छोड़ते थे तो सीधे तौर पे बहन जी पे आरोप लगाते थे कि पैसे लेकर के टिकट बांटने का आरोप था। सीधे तौर पे उन्होंने जब सेम डे जब आपकी, मुझे याद है मैं उस दिन विधानसभा के सभागार में था जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका जवाब सीधे तौर पे मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था। उन्होंने सीधे तौर पे आपके लिए आरोप लगाया था कि पारिवारिक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, अपने बेटे की टिकट मांगने के लिए उन्होंने इस तरह से पार्टी को छोड़ा है। जो ये इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं आज भी लोग जो हैं वो असमंजसता की स्थिति में है। वास्तविक चीज क्या थी, क्या सही चीज थी? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मायावती जी अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए इस घटिया आरोप का सहारा लिया, जबकि बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी थी। सारे टिकट मायावती जी के स्तर से तय किए जाते थे। मैनपुरी में श्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जब बहुजन समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने हमसे स्वयं अनुरोध किया कि मिशन के नाम पर और पार्टी के नाम पर मैं चाहती हूं कि आपकी बेटी चुनाव लड़े। हमने कहा जो आदेश हमारे नेता का, उनके आदेश पर और उनके अनुरोध पर मैंने अपनी बेटी को भेजा, जबकि वो MBBS पास आउट करके आई थी। वो MS भी करती, MD करती या प्रोफेशनल कहीं डॉक्टर के रूप में काम करती, वो सीधे राजनीति के अखाड़े में कूद गई। और वहीं पर उन्होंने मेरे बेटे के लिए मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी पुरानी सीट ऊंचाहार से रायबरेली में इसलिए लड़ाया, ये कह के वो आपकी सीट थी, मैं चाहती हूं कि या तो आपका पत्नी लड़े या तो आपका बेटा लड़े। इस पर मैंने कहा कि मुलायम सिंह यादव पर परिवारवाद का सबसे ज़्यादा आरोप मैंने लगाया और सबसे ज़्यादा हमला मैंने किया। क्या आप मेरी बोलती बंद करना चाहती हैं? तो सुश्री मायावती ने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं कि तुम हो, टिकट मैं दे रही हूं कि तुम दे रहे हो, और जब टिकट मैं दे रही हूं तो तुम पर आरोप कौन लगाएगा? इसलिए सुश्री मायावती जी पलटी मार नेता हैं, कब किस ओर पलट जाएं और कब कौन सा बयान दे दें, कब किसको ले लें और कब किसको निकाल दें, ये मायावती से ज्यादा बेहतर कोई अच्छा नहीं जानता है। और इसलिए ये सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। और अपनी क्षमता प्रतिभा पर यदि कोई अपने को स्थापित करता है तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो आगे जा सकता है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, साफ तौर पे बेबाक जवाब दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अपने फायर ब्रांड और अपनी बेबाकी से जवाब देने के कारण उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश की राजनीति में इनका बड़ा नाम है। फिलहाल बात का कारवां जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बातचीत का कारवां फिर से शुरू होता है। हमारे साथ में मौजूद है कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बताया कि राजनीति के वो पल जब उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की थी और तब तक जब तक उन्हें बसपा का प्रेम था, और साथ ही साथ वो कैसे यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने किस तरह अब वो विभाग में काम कर रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। उनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी गई है योगी जी द्वारा कि श्रम एवं सेवा योजना यानी जो विभाग है उसमें किस तरह के पिछले जो सरकारें थी उन्होंने क्या काम किया है और अब वो किस तरह के इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या चीजें खास होने वाली है और क्या चीज खास हो गई है, भविष्य के गर्भ में क्या है इनके विभाग में। सीधे बातचीत के लिए फिर से हाजिर है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सर फिर से पुनः स्वागत है। शुरुआत करते हैं आपके विभाग से। जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई, पूर्ववर्ती सरकारों में जो चीजें रही हैं, वर्तमान में आपको जब से जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह का क्रियाकलाप है, क्या आपने किया है और प्रदेश के जो लोग हैं वो किस तरह से आपके विभाग से और लाभान्वित हो पाएंगे? देखिए, मुझे कई बार मंत्री के पद पर रहने का मौका मिला है और किसी विभाग का मंत्री मैं बना हूं तो उस पर बड़ी ईमानदारी के साथ उस विभाग का मैं काम करके आगे बढ़ाया हूं और मेरे नाम से विभाग का नाम रोशन हुआ है। विभाग से मेरी पहचान कभी नहीं बनी, मेरे कार्यों से, मेरे नाम से मेरे विभाग का सर ऊंचा हुआ है। और आज भी श्रम सेवाजन विभाग मंत्रालय मुझे मिला है। तो जब से श्रम विभाग मुझे मिला, देश की आज़ादी के बाद मैं पहला श्रम मंत्री हूं
जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित लेबर अड्डों पर जाने का सिलसिला जारी किया। मेरी कोशिश है कि प्रत्येक जिले के कम से कम एक लेबर अड्डे पर मैं अवश्य पहुंचूं, पहुंच भी रहा हूं, और लेबर अड्डों पर जाकर मजदूरों का सीधे कैंप लगा के पंजीयन कराना, सारी कल्याणकारी योजनाओं को अपनी जुबानी विधिवत उन तक पहुंचाना, और श्रम विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों को वहीं पर लाभ का प्रमाण पत्र देना, जिससे कि सीधे श्रमिक जुड़ रहा है, उसका मनोबल भी बुलंद है, और तेजी के साथ वो श्रम विभाग में पंजीयन भी बढ़ाया है, और उसे इस बात की खुशी है कि कम से कम कोई ऐसा भी मंत्री है जो लेबर अड्डों पर मजदूर के चौराहों पर आ रहा है और मजदूरों के बीच में उड़ बैठ रहा है और उनकी सारी परेशानियों को सुन रहा है, काम कर रहा है। इस तरीके से अब तक मैं 27 जिलों के एक एक लेबर अड्डे पर हो आया हूं। अभी 3 दिन का कार्यक्रम मैं फिरोजाबाद, मथुरा और बदायूं के लेबर अड्डों पर होकर के आ रहा हूं, और इसी के साथ साथ हर लेबर अड्डे पर 1 करोड़, 1.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़, 5 करोड़ तक की कल्याणकारी योजनाओं को मौके पर मैं बांटने का भी काम करता हूं, उनको प्रमाण पत्र देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें श्रमिक कहीं पीछे न रह जाए। श्रमिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पूरी ताकत के साथ में लगा हूं। हमारी कोशिश है कि जो श्रमिक है वो देश का निर्माता है, देश का भाग्य विधाता है, इसलिए उसके सम्मान में जो कुछ भी श्रम विभाग के द्वारा हो सकता है, उन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम उसको पोषित करने का काम कर रहे हैं। और इस तरीके से जो हमारे यहाँ की योजनाएं हैं, अगर कोई भी श्रमिक निर्माण से संबंधित मजदूर अगर हमारे यहाँ पंजीकृत हो जाता है, तो बहुत सी योजनाएं हैं। जैसे यदि उसके घर में बेटी पैदा होती है, तत्काल 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता, बेटा पैदा होता है तो 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता, पहली बेटी पैदा होती है तो 25,000 रुपये की सावधि जमा, यदि बेटी विकलांग कहीं पैदा हो गई तो 50,000 रुपये की सावधि जमा, जो 18 साल उम्र पूरा होने पर क्रमशः 1 लाख, 2 लाख रुपया नकद के रूप में उसे मिलता है। यदि कोई श्रमिक अपनी बेटी की शादी करता है घर पर तो 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता, यदि कोई श्रमिक अपनी बेटी का अंतरजातीय विवाह करता है तो 61,000 रुपया, और यदि कोई अपनी बेटी की शादी घर पर किसी विधवा का पुनर्विवाह करता है तो भी 61,000 रुपया। अभी अभी मेरे आने के बाद एक नई योजना हमने चलाई, सामूहिक विवाह योजना, श्रमिक पुत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसमें मजदूर की बेटी की शादी पर 65,000 रुपया, और यदि उसमें कोई अंतरजातीय शादी करती तो 75,000 रुपया, और यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करती है तो भी 75,000 रुपया, और शादी का पूरा खर्च हमारा विभाग उठाता है। और इसी प्रकार से हमने मजदूरों के बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी भी श्रमिक का बेटी या बेटा प्राइमरी कक्षा में पढ़ता है तो 100 रुपया महीना, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता है तो 150 रुपया महीना, हाई स्कूल में पढ़ता है तो 200 रुपया महीना, इंटर में पढ़ता है तो 250 रुपया महीना, ग्रेजुएशन कर रहा है तो 500 रुपया महीना। अगर किसी मजदूर का बेटी या बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है या मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो भी फीस है 100% उसकी प्रतिपूर्ति हमारे बीओसी बोर्ड के द्वारा की जाती है। और इसके साथ ही साथ यदि हमारा कोई श्रमिक पंजीकृत है, काम करते वक्त, काम से लौटते वक्त या काम पर जाते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गया, मौत हो गई, परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, पूर्ण अंग भंग हो गया, परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, आंशिक अंग भंग हुआ तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, और इसके साथ ही साथ स्वाभाविक मौत हुई तो भी 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, अंत्येष्टि के लिए भी 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता,
मजदूरों के बच्चों को पढ़ने के लिए मेधावी छात्र योजना अलग से, छोटी कक्षाओं में 4,000 रुपये तक, बड़ी कक्षाओं में 22,000 रुपये तक। इसके अतिरिक्त अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमने एक और योजना चलाई। यदि किसी भी श्रमिक के पास एक भी पक्का कमरा नहीं है या और किसी भी आवासीय योजना से आच्छादित नहीं है, यहां तक कि उसके पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है, अगर वो हमारा पंजीकृत श्रमिक है तो हम उसको आवास बनाने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं, 12,000 रुपए शौचालय के लिए अतिरिक्त। और साथ ही साथ यदि हमारा कोई श्रमिक पंजीकृत मजदूर है तो उसके गंभीर बीमारियों के वक्त पर, कैंसर, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, ट्रांसप्लांट या ऑपरेशन, इसमें जो भी पैसा आता है 2-4 लाख रुपए से लेकर 10-15 लाख रुपए तक पूरा का पूरा प्रतिपूर्ति हमारा विभाग देता है, बीओसी बोर्ड देती है। और इसी के साथ साथ हमने उनको छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी पैसे की व्यवस्था की अभी नई योजना चलाई। यदि कोई हमारा पंजीकृत मजदूर है तो उसके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से, यदि शादीशुदा है तो 3,000 रुपया वार्षिक सालाना, और गैर शादीशुदा है तो 2,000 रुपया सालाना हम उसको भेजते हैं। इसके अतिरिक्त आवासीय विद्यालय की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, ये सब हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सपना देखा था कि जब तक अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी तब तक लोकतंत्र बेईमानी है, उस सपने को पूरा कर रहे हैं। और यही सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था, और यही कारण है कि अंतिम व्यक्ति को सोच करके ही उन्होंने अंत्योदय का दर्शन दिया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, कल्याणकारी सरकारों का ये कर्तव्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मुहैया कराएं। तो हम अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, इन सारे कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ये सारी सुविधाएं उस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज श्रम विभाग में जब से मैं लेबर चौराहों पर जाना शुरू किया, अब तक लगभग 2 लाख श्रमिकों से मैं सीधे मुखातिब हुआ, लेबर अड्डों के माध्यम से और 4 बड़े मजदूर सम्मेलनों के माध्यम से सीधे उनसे मिला। और यहां तक कि सामूहिक विवाह भी हमने श्रम विभाग में जो शुरू कराए, 201 जोड़े इलाहाबाद से, 501 जोड़े मिर्जापुर में, 678 जोड़े गोरखपुर में, 434 जोड़े कानपुर में। यह अभी तो हमारी शुरुआत है। और पहले चरण में मंडल मुख्यालय पर, दूसरे चरण में जिला मुख्यालय पर और तीसरे चरण में तहसील मुख्यालय पर हम सामूहिक विवाह की इस योजना को ले जाने में। एक और बात देखी जाती है, जिस तरह से आपने अपनी योजनाओं को बताया, वो चीजें बताएं जो शायद दर्शक, जो लोग हैं, जनता है प्रदेश की, वो पूर्व मंत्री, अगर हम बात करें साहिब जी की, तो जो पूर्व श्रम मंत्री थे उनसे भी हमारी बात हुई थी, उस तरह से खास बात हुई थी जिस तरह आप बैठे हुए हैं, ठीक सामने वाले चेयर पे वो बैठे हुए थे, लेकिन वो इतनी बेबाकी से जवाब नहीं दे पाए थे जिस तरह से आपने बताया कि जो योजनाएं। लेकिन एक और चीज मिलती है, जो वास्तव में पात्रता योग्य व्यक्ति होते हैं उनमें बिचौलों की भूमिका जो होती है वो सक्रिय हो जाती है। जैसे अभी आपने बताया कि यानी मजदूरों के कोई अगर कोई इंसिडेंस हो जाता है या उनके पास में जब शादी की बात आती है तो शादियां हो जाती है, तब उनके पास जो लाभांश पहुंचता है वो शादी के बाद पहुंचता है। तो इन सब चीजों में त्वरित कार्रवाई के लिए किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, पहला प्रश्न। दूसरी चीज ये देखने को मिलती है, जहां लगातार जब जब बात आती है मजदूरों के हित की, तब आप, जब से आप आए हैं तब से विभाग एक्टिव हुआ, क्योंकि मैं स्वयं आपके साथ में पिछले वर्ष की बात करूं, एक मजदूर दिवस पे मैं स्वयं आपके साथ में बनारस में मौजूद था, तो वो एक्सपीरियंस तो मेरे साथ में। लेकिन बिचौलियों की भूमिका विभाग स्तर पे कैसे समाप्त हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और योगी सरकार ने जो आपके ऊपर भरोसा किया है, जिस तरह से आप नंबर 1 पोजीशन पर श्रम विभाग को लाने में यानी कामयाब रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से बिचौलियों की भूमिका कैसे समाप्त करेंगे, इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आगे के दिशा निर्देश है, किस तरह से आपने विभागीय लोगों को आदेश किया है? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में जो श्रम विभाग में बिचौलिए और दलाल सक्रिय थे, श्रमिक लाभार्थियों के कल्याणकारी योजनाओं में बंदरबांट किया करते थे, उनका सबका पत्ता अपने आप साफ हो रहा है। जब मैं लेबर अड्डों पर जा रहा हूं, लेबर चौराहों पर जा रहा हूं, खुद उनसे मिल रहा हूं, सामूहिक रूप से उनको सारी जानकारियां दे रहा हूं, और साथ ही साथ मौके पर मैं हित लाभ योजनाओं को बांट भी रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से बिचौलिए दलाल का पत्ता अपने आप साफ हो रहा है। और मैं अपना मोबाइल नंबर भी उनको देता हूं
कि यदि आपसे कोई भी पैसा मांगे, कोई बिचौलिया हो, दलाल हो, यहां तक कि हमारा कोई विभागीय अधिकारी कर्मचारी हो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके खिलाफ एफआईआर करा करके कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करूंगा। और कोई भी हमारा श्रमिक एक भी पैसा किसी को घूस के नाम पर, कार्य कराने के नाम पर, दलाली के नाम पर नहीं देगा। ये देता जो भी कोई किसी से मांगता है, वो श्रमिक हमसे बतावे, मैं उसका क्लास लूंगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। निश्चित तौर पे बेबाक अंदाज, बेबाक बयानबाजी, साफ छवि, कर्मठता और कुशलता, यानी कार्य कुशलता एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने जीवन स्तर में रही है। उनके जीवन में अगर जीवन की उनकी बात करें हैं, उनके कार्य कुशलता, कर्मठता, ईमानदारी और अपने विभाग के प्रति पूरी तरीके से लायबल होना, यह साफ दर्शाता है कि श्रम विभाग वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों में श्रम विभाग का अपना विशेष योगदान होगा। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साधना प्लस से आज खास बातचीत उन्होंने की है। उन्होंने एक मैसेज दिया है कि वो मजदूर जो परेशान है, वो उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विभाग उनके साथ है, मंत्री जी उनके साथ में हैं, और अगर कभी किसी भी स्तर पे उनको किसी तरह की कोई समस्या लगती है तो सीधे इनके विभाग में कंसर्निंग अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल बातचीत का दौर जारी रहेगा और श्रम मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने हमें समय दिया इस खास बातचीत के लिए। फिर अगली बार मुलाकात होगी किसी खास ऐसे ही मेहमान के साथ जो देश में, प्रदेश में अपना विशेष योगदान रखता है। फिलहाल लखनऊ टीम से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।